कस्टमाइजेशन की। अच्छा, यहाँ से आपने एडिट HTML CSS को ओपन कर लेना है और इस बटन से आपने साइट ओपन कर दी। अच्छा, ये लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि हर पेज पे कोई ना कोई टेम्पलेट वर्क कर रहा होता है शॉपिफाई का। जैसे कि ये फ्रंट पेज है तो हमारे पास यहाँ पे भी एक टेम्पलेट वर्क कर रहा है। अगर आप कलेक्शन पेज में चले जाते हैं तो कलेक्शन का टेम्पलेट वर्क कर रहा होगा, और अगर आप प्रोडक्ट पे जाते हैं तो प्रोडक्ट का पेज वर्क कर रहा होगा। फिर आप ऐड टू कार्ट में जाते हैं तो ऐड टू कार्ट का वर्क कर रहा होता है। चेकआउट पे जाते हैं तो चेकआउट का वर्क कर रहा होता है। तो इस तरह से हर पेज पे कोई ना कोई टेम्पलेट वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ से आपने HTML CSS में गए हैं, एडिट HTML CSS, तो आपके पास ये पेज ओपन होता है। इसमें आपके पास ये साइड में फोल्डर्स आ रहे होते हैं, लेआउट है, टेम्पलेट है, सेक्शन है, स्निपेट्स, एसेट, कॉन्फ़िग और लोकल के नाम से। सबसे पहले लेआउट फोल्डर के बारे में बात करता हूँ। लेआउट फोल्डर के अंदर आपको एक ही फाइल नज़र आएगी, theme.liquids। इस फाइल को आप जब क्लिक करते हैं तो ये इधर ओपन हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, पूरी फाइल के अंदर इसके अंदर आपका हेडर और फुटर बना होता है साइट का। ये जो ऊपर वाला नेविगेशन आ रहा है, ये दो बटन आ रहे हैं, ये लोगों की सेटिंग है, और लास्ट में आपका ये फुटर है, और ये मेन मेन्यू, और ये ईमेल साइन अप वगैरह, और ये टेक्स्ट जो है ये आपके theme.liquid के अंदर होता है। अब इसको तलाश कैसे करना है? फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि होम से पहले कुछ लिखा जाए, यहाँ पे ऐड हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये आपका होम की ये हैरफ लगा हुआ है, क्लास टॉप लिंक है। इससे पहले UL के अंदर ये क्लास मेन्यू की लगी हुई है, और इससे ऊपर ये 12 कॉलम नैव मोबाइल हिडन लगा हुआ है। मैं यहाँ से क्लास मेन्यू को डबल क्लिक करता हूँ, इसकी कॉपी की मैंने, और इधर आके मैंने इसको कंट्रोल F से फाइंड किया। तो ये मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कुछ, ये नैव किया, लेकिन ये वो नहीं है जिसको मैंने तलाश किया था। वो क्या था? वो आपका था UL क्लास मेन्यू। तो यहाँ से इसको मैं फिर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहीं और नज़र नहीं आ रहा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यहाँ से कोड को। ये आपका हेड स्टार्ट हो रहा है, मीटा क्या है, ये टाइटल टैग आ रहा है, फिर ये मीटा की डिस्क्रिप्शन वगैरह, कस्टम फॉन्ट्स लिंक हो रहे हैं, CSS वगैरह लिंक हो रही है। यहाँ पे ये CSS स्टाइल CSS लिंक हो रही है, फिर ये IECS लिंक हो रही है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हो रही हैं। यहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। बॉडी के अंदर ये हेडर आ रहे हैं, फिर ये नैव आ रही है, और फिर उसके बाद ये अकाउंट्स वगैरह, और इस तरह से है। इसको हम, आपके पास ये वो क्लास लगी हुई है UL क्लास मेन्यू की, और इसके अंदर देखें ये 12 कॉलम नैव। तो इस तरह सारा कोड आपको पढ़ के थोड़ा लाना पड़ता है, तब आपको वो चीज़ मिलती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 12 कॉलम नैव मोबाइल हिडन के अंदर फिर UL क्लास मेन्यू की है। तो ये 12 कॉलम मोबाइल नैव मोबाइल हिडन, और उसके अंदर ये, इसके अंदर ये लूप की कमांड चल रही है। इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं LI माई कस्टम लिंक, इसको मैंने ऐड किया और यहाँ से सेव करता हूँ। तो ये सेटिंग सेव हो गई है, और अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, वो इधर ऐड हो गया होगा, ये वो लिंक आ गया। इस तरह से आप स्पेसिफिक चीज़ के पास पहुँच के वहाँ पे उसमें चेंजेस करते हैं। इस पर आप लिंक लगा लें। इसको मैं नीचे डालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आखिर में ऐड हो, ब्लॉग से के लास्ट में ऐड हो। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। UL को मैंने क्लिक किया है, UL कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आपको हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ भी ये ख़त्म हो रहा होगा ये हाईलाइट हुआ हुआ है। समझ आ गई बात की? जिस चीज़ को आप क्लिक करते हैं उसकी स्टार्टिंग टैग को, ये इसका स्टार्टिंग टैग था, इसको मैंने क्लिक किया है तो ये ऑटोमेटिकली इसने उसकी क्लोजिंग टैग का बता दिया है।
अब उसके अंदर आपने डालना है, मैं यहाँ पे इसको ये डाल देता हूँ माई कस्टम लिंक को, और कंट्रोल एस से भी सेव हो जाता है, अदरवाइज आप सेव पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अब ये लास्ट में शो हो जाएगा माई कस्टम के लिंक से। यहाँ पे उसको जगह नहीं मिल रही थी इसलिए वो नीचे आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हेडर एरिया था जो कि आपका यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बताने लगा हूँ कि ये जो ऊपर वाला एरिया ये सारा हेडर के लिए है, यानी इसके अंदर CSS लिंक होती हैं, आपकी जावास्क्रिप्ट लिंक होता है, टाइटल ऐड होता है, बीटा के डिस्क्रिप्शन वगैरह के टैग होते हैं। ये जो कमांड है कंटेंट फॉर लेआउट, इस जगह पे टेम्पलेट वर्क कर रहा होता है, इस जगह पे टेम्पलेट का डाटा आ रहा होता है। अभी यहाँ पे ये एक कंडीशनल कमांड लगी हुई है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रही है, लेकिन फिलहाल आपने हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे ये लाइन ऐड होगी उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे टेम्पलेट का डाटा आ रहा होगा। अभी हमारे पास ये फ्रंट पेज ओपन है। इस फ्रंट पेज के अंदर ऊपर टॉप और बॉटम में थीम डॉट लिक्विड होता है, और जो दरमियान वाला एरिया है उसके अंदर इंडेक्स का टेम्पलेट वर्क कर रहा होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि फ्रंट पेज के अंदर जो टेम्पलेट वर्क कर रहा है वो कौन सा है, इंडेक्स टेम्पलेट। ये टेम्पलेट फोल्डर के अंदर सारे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, इसके अंदर इंडेक्स का टेम्पलेट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये इंडेक्स का टेम्पलेट आ गया। अब मैं फर्ज करें कि यहाँ पे टॉप पे डालता हूँ इधर H1 वेलकम टू CGS टेक्नोलॉजीज, तो क्या होगा कि ये आपके फ्रंट पेज पे डिस्प्ले होगा, वेलकम टू CGS टेक्नोलॉजीज। को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये टॉप पे आपको नजर आ रहा है वेलकम टू CGS टेक्नोलॉजीज। इसको स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई करना हो तो वो भी तरीका मैं अभी आपको बताया, जैसे इंस्पेक्ट करके उसके साथ आप जहाँ पे भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी फ्रंट पेज पे चेंजेस करना चाहेंगे, फ्रंट पेज की चेंजेस अगर टेम्पलेट में आ रही है तो इंडेक्स डॉट लिक्विड में आएगी, अगर टॉप साइड पे आ रही है तो थीम डॉट लिक्विड में आएगी, अगर फुटर में आ रही है तो फुटर में भी थीम डॉट लिक्विड वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पे याद रखें कि जैसे ही आपका टेम्पलेट चेंज होगा वो इस जगह पे उसका सारा कोड आ जाएगा कंटेंट फॉर लेआउट की जगह पे। इससे नीचे ये फुटर का एरिया स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो भी आपका पेज ओपन हो उसमें थीम डॉट लिक्विड लाजमी वर्क कर रहा है, थीम डॉट लिक्विड उसमें लाजमी होगा। टॉप एरिया और बॉटम एरिया थीम डॉट लिक्विड से आ रहा होता है। जो आपका ये कंटेंट फॉर लेआउट है, यहाँ पे आपका टेम्पलेट का जो भी कोड होगा वो इस जगह पे वर्क करेगा। फ्रंट पेज है तो इंडेक्स वर्क करेगा, कलेक्शन पेज है तो कलेक्शन का टेम्पलेट इधर आ जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आ जाएगा, कार्ट है तो कार्ट, और चेकआउट है तो चेकआउट। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। अब ये नीचे फुटर बना हुआ है सारा, फुटर को देखते हैं। फर्ज करेंगे मुझे यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड करना है। पहले तो आपको पता हो कि आप HTML CSS से यहाँ पे सेक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर हमने कॉलम पढ़े थे, यहाँ पे आपने 4 कॉलम बनने हैं, 4 कॉलम ये हैं, यहाँ पे 4 कॉलम यूज़ कर सकते हैं, 4 कॉलम में ये आ रहा है। इसको आप इंस्पेक्ट करें कि ये खाली जगह क्यों आ रही है, यहाँ से पहले इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि ये 4 कॉलम बन रहा है, इसको डिव ये आ रही है दूसरी, फिर ये नेक्स्ट 4 कॉलम में, फिर ये आगे ये 4 कॉलम है। हालांकि ये बना हुआ है यहाँ पे कोड इसका, अभी ये शो क्यों नहीं हो रहा, मे बी इसके पीछे सेटिंग थीम का। सबसे पहले कोशिश करें कि थीम कस्टमाइज से डाटा आप इधर पुट कर लें, क्योंकि हर थीम के अंदर सेटिंग बनी होती है। अगर थीम कस्टमाइज से नहीं आ रहा डाटा तो फिर आप कोडिंग में जाके उसको चेंज करें। अब मुझे कोडिंग से यहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है, मुझे पता है कि यहाँ पे ये 4 कॉलम की डिव लगी हुई है, और ये सब फुटर की क्लास है, उसके अंदर कंटेनर है, और उसके अंदर ये 4 ये डिव बनी हुई हैं, हाईलाइट हो रही हैं। अब मुझे यहाँ से सबसे पहले तो सब फुटर की क्लास को कॉपी किया मैंने, और थीम डॉट लिक्विड में मैं सब फुटर को देखता हूँ, तो ये मुझे सब फुटर मिल रहा है। इसके अंदर कंटेनर आ गया, और पहला 4 कॉलम ये हैं। इसके अंदर लाजमी नहीं है कि ये बूटस्ट्रैप की लगी हुई है। मैंने पहले बताया था कि मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव के क्या कहते हैं फ्रेमवर्क्स हैं, तो आप वो कैसे मालूम कर सकते हैं कि इस थीम के अंदर कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है कि आप उसकी क्लासेस को कॉपी करें। जैसे कि अब ये एक क्लास है, इसको मैंने कॉपी किया और Ctrl+C और Ctrl+T से पेस्ट करता हूँ गूगल के अंदर, तो गूगल मुझे बता देगा कि ये किसका
फ्रेमवर्क का यूज़ हो रहा है। ये इसने शुरू में बता दिया गिम्बी फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है। इसको मैं ओपन कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है, इसके अंदर कॉलम्स वगैरह कैसे चल रहे हैं। इसमें टोटल 12 कॉलम होते हैं, 11 कॉलम आप इस तरह कर सकते हैं, 10 कॉलम के लिए 10 कॉलम। तो ये सारा उसने कोड आपको बता दिया हुआ है। तो इस तरह से हर फ्रेमवर्क को कोशिश करें तो उसमें काम करना आपको आए। लाजमी नहीं है कि बूटस्ट्रैप ही हो, बूटस्ट्रैप पे डिपेंड करेंगे तो हर थीम को आपको बूटस्ट्रैप ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लिहाजा जो भी ऑलरेडी फ्रेमवर्क लगा हुआ है उसकी क्लासेस पूरी लें और उसको गूगल पे डालें तो आपको फ़ौरन बता देगा कि इसमें कौन सा फ्रेमवर्क है। जो टॉप पे आ रहा होगा वही उसका फ्रेमवर्क होगा। अब इसकी थोड़ी सी इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्लासें कैसे बन रही हैं इसके अंदर ये रो कॉलम आ रहा है। अगर आपने 11 कॉलम की डिव बनानी है तो आप 11 कॉलम लिखेंगे। जैसे उसके अंदर हम लिखते हैं कॉल MD 11, कॉल MD 6, कॉल MD 4, सेम इसी तरह इसके अंदर डिव क्लास 11 है या जो भी है। इसके अलावा ये सारी इसकी ट्रेनिंग पड़ी हुई है, जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर पड़ी हुई है, सेम इसी तरह हर फ्रेमवर्क की होती है। तो इस तरह से हर फ्रेमवर्क को स्टडी करना चाहिए आपको। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमें कुछ डाटा ऐड करना है, तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि पहले 4 कॉलम ये हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ। फिर ये नेक्स्ट 4 कॉलम में आगे ये आ रहा है। अब इसके अंदर ये कंडीशनल कमांडें लगी हुई हैं, इससे वो डाटा बैक से अगर ऑन किया जाएगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। जहाँ पे ये सेटिंग की कमांड का लफ्ज हो वहाँ पे वो क्या होता है कि आपकी थीम कस्टमाइज की बात हो रही होती है। अब मैं थीम कस्टमाइज से आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से कोड से पता चल गया है कि ये सेटिंग का वर्ड जब यूज़ किया गया है कि इसका मतलब है यहाँ पे सेटिंग बनी हुई है इसकी। आप जस्ट वहाँ पे जाएं, जैसे कि फुटर में मुझे जाना है अब, और इसके अंदर मेन मेन्यू कंटेंट पेज है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इफ सेटिंग फुटर कंटेंट। ये मैं आपको कल बताऊंगा इस कोडिंग के मतलब कि ये कैसे वर्क कर रही होती है, लेकिन इसमें पेज का कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं आप। और दूसरा फिर सोशल मीडिया को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पेड कंटेंट मैं यहाँ से लेता हूँ, अबाउट अस। अब अगर आप फुटर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये अबाउट अस का डाटा आ गया है, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चला है कि इस कमांड से पता चला है कि वहाँ पे क्या चीज़ शो होगी। वहाँ पे मुझे बताया गया है कि पेज का कंटेंट आप शो कर सकते हैं। अगर मैं वहाँ पे अपनी मर्जी का कंटेंट शो करना चाहूँगा तो यहाँ पे ये H1 H6 की क्लास है, मैं यहाँ पे इसको, आप इसके अंदर कोई भी चीज़ बंद करना चाहें यानी वर्क ना करे तो आप ये कोड लगाते हैं, बड़ी ब्रैकेट और परसेंटेज कमेंट, फिर ये बड़ी परसेंटेज और फिर यहाँ पे भी इसी तरह एंड कमेंट। ये अब ये कोड तो लगा हुआ है, बैक से सेटिंग में भी ही ऑन कर दिया हमने, लेकिन अब ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं H6 यूज़ करता हूँ, माई डाटा, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी डाटा डाल देता हूँ। इसको मैं कुछ भी डाटा देता हूँ और यहाँ पे ये पैराग्राफ डाल देता हूँ। अब सेव मैंने कर दिया इसको। आप देख रहे थे यहाँ पे पहले उस पेज का कंटेंट आ रहा था जो भी था। अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो पेज का कंटेंट नहीं आएगा, वो क्या होगा कि जो मैंने ऐड किया वो आ जाएगा। ये इस तरह से इसकी सेटिंग CSS से करनी पड़ेगी नीचे लाने के लिए, या एंटर करके प्रॉपर उस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, Ctrl+Z से वापस जाएगा ये Ctrl+Z करने से। ये कमेंट्स से क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि ये कोड को वक्ती तौर पे हाइड किया जा सकता है, लेकिन वो स्टिल रहता है मौजूद। अब इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अब पेज का डाटा दोबारा से आ जाएगा। ये पेज का डाटा आ रहा है, समझ आ गई बात की। तो इस तरह से कोई भी चीज़ें आप वर्क करते हैं। तो अभी हम थीम डॉट लिक्विड की समझ आ गई कि इसमें क्या होता है। इसके टॉप साइड पे हेडर का कोड लगा होता है और इसके बॉटम साइड पे आपका फुटर का कोड होता है। दरमियान में जहाँ पे ये कमांड लगी होगी वहाँ पे आपका टेम्पलेट वर्क कर रहा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं टेम्पलेट फोल्डर्स के अंदर। लेआउट के अंदर एक ही फाइल होगी थीम डॉट लिक्विड, या एक और दो हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये लाजमी होगी थीम डॉट लिक्विड की।
उसके बाद टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको मैंने पहले बताया कि हर पेज के टेम्पलेट्स होते हैं, तो यहाँ पे वो टेम्पलेट्स बने हुए हैं। 404 एरर पेज का टेम्पलेट है, आर्टिकल ब्लॉग के लिए होता है, और ब्लॉग का सेपरेट है, फिर कार्ड का है, कलेक्शन का है, कलेक्शन सब कलेक्शन है। तो यहाँ पे ये सारे वर्क करते हैं। जो ज़्यादा सवाल होते हैं मैं वही बताऊंगा, लेकिन जब आपको कभी काम पड़े तो आप दूसरों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स मैंने पहले बताया कि ये फ्रंट पेज होता है आपका, इसके अंदर ये सारी कोडिंग फ्रंट पेज के लिए की गई है। अब फर्ज करेंगे मुझे फ्रंट पेज पे मैं चाहता हूँ इन 3 बॉक्सेस के नीचे मुझे यहाँ पे 3 बॉक्सेस और बनाने हैं। मैं कोडिंग से कैसे बनाऊंगा, पहले तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बता रहा है कि 1/3 कॉलम अल्फा है, और ऊपर मैं देखता हूँ सेक्शन के नाम से है जिसके अंदर ये तीनों बने हुए हैं, और फिर ये होम पेज स्लाइडर से नीचे है कंटेनर, कंटेंट और पैडिंग टॉप। पहले तो मैं होम पेज स्लाइडर को देखता हूँ, Ctrl+C प्रेस किया मैंने, और इसमें आके ये होम पेज स्लाइडर की डिव कहाँ ख़त्म हो रही है ये मुझे मालूम करना है। पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया है, और इसको ख़त्म कहाँ पे हो रहा है नीचे जाके देखें इसको, तो ये आपकी डिव इधर ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद ये डिव लगी हुई है, और फिर उसके अंदर ये है, और इसके अंदर वो 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। ये इस डिव के अंदर ये 3 है। फर्स्ट बॉक्स का ये डाटा है, फिर ये सेकंड बॉक्स का है, फिर ये आपका थर्ड बॉक्स का है। इसके अंदर ये सेक्शन मैंने देखना है कि ये कहाँ पे वर्क कर रहा है। इस पूरे सेक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ तक Ctrl+C से कॉपी किया मैंने, और इधर आके पेस्ट करता हूँ। Ctrl+S से सेव करूँगा मैं, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस और बन जाएंगे। हाँ, ये परमानेंट हो गए अब आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनमें डाटा वगैरह डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ कहीं भी ऐड कर सकते हैं कोडिंग के अंदर। इस तरह से पहले उस चीज़ को इंस्पेक्ट करें, फिर इंस्पेक्ट करने के बाद उसको बैक से कोडिंग से तलाश करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई चीज़ तलाश करना आ जाए कि वो कहाँ पे बनी हुई है। अगर जब आपको तलाश करना आ जाएगी, चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाएंगी। तो अभी सबसे पहले जैसे मुझे इसको अब तलाश करना है, ये न्यूज़ के नाम को और ये ट्विटर के नाम से आ रहा है, तो इसको मैं पहले इंस्पेक्ट करूँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले पता भी हो आपको कि पीछे कौन सा टेम्पलेट में या कौन सी फाइल में मुझे चेक करना है। तो अब यहाँ पे ये सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर 8 कॉलम है, और फिर अब क्लियर फिक्स के नाम से, आर्टिकल के नाम से आ रही है। तो इससे ऊपर वाले को देखें जो मुझे इजी लग रहा है, जैसे कि फीचर लिंक के नीचे ये वर्क कर रहा है। फीचर लिंक को मैं कॉपी करके सर्च कर लेता हूँ, उसके नीचे मैं ब्लॉग में चेंजिंग करता हूँ। ये फीचर लिंक ये है, इसकी डिव को मैं क्लिक किया मैंने तो ये मुझे पता चल गया, हाईलाइट हो गया। फिर आगे ये कलेक्शन का कोड आ रहा है, साइड बार का आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रॉपर इसको चेक करते हैं। कोडिंग से भी आपको थोड़ा ऑटोमेटिकली अंदाज़ा होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि कौन सी चीज़ क्या बना रही है या कैसे बन रही है। तो फिलहाल ये हो गया इंडेक्स का पेज। उसके बाद जो मोस्टली हमारा काम होता है वो होता है कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन फर्ज करें कि मैं अब नोकिया में जाता हूँ तो मेरे पास कलेक्शन का टेम्पलेट ओपन हो रहा है। अब ये कलेक्शन का टेम्पलेट आ गया। तो कलेक्शन का टेम्पलेट का कैसे पता चलता है, ये पहले मैंने आपको बताया था कि इस जगह से पता चलेगा। टॉप से एड्रेस में आपको जो चीज़ आ रही है उससे मालूम हो जाएगा कि बीच में कौन सा टेम्पलेट वर्क कर रहा है। अभी टॉप पे थीम डॉट लिक्विड है जो कि हेडर बना रहा है, और फुटर में आपका थीम डॉट लिक्विड है जिससे फुटर बन रहा है, और ये दरमियान वाला एरिया जो है ये अब यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है, कलेक्शन का वर्क कर रहा है। अब मुझे कलेक्शन टेम्पलेट में जाना है, ये कलेक्शन टेम्पलेट है, टेम्पलेट फोल्डर्स के अंदर कलेक्शन का फाइल है। कलेक्शन के अंदर यहाँ पे ये जो भी कोड लिखा हुआ है ये इससे कलेक्शन शो हो रही है। अब यहाँ पे एक माई कस्टम कलेक्शन कलेक्शन का नाम है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इधर कुछ और ऐड किया जा सके तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से जिधर भी वो कोड डालूंगा, यहाँ पे H1 वेलकम टू माई
साइट H1 से कंट्रोल S से सेव कर लिया और इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इससे वो कलेक्शन पेज में डिस्प्ले हो जाएगा ये चीज़। ठीक हो गया। इस तरह से कलेक्शन का पेज वर्क करता है। कलेक्शन से हम जाते हैं प्रोडक्ट पेज पे या प्रोडक्ट के टेम्पलेट में। जब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरे पास जो पेज ओपन हुआ है, ये मेरे पास प्रोडक्ट का टेम्पलेट ओपन हो रहा है। कलेक्शन के बाद प्रोडक्ट्स आ रहा है तो समझे प्रोडक्ट का टेम्पलेट है। अगर सिर्फ कलेक्शन आ रहा है तो कलेक्शन का टेम्पलेट है। अब मुझे यहाँ पे चेंजेस करनी है तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं बैक से प्रोडक्ट का टेम्पलेट ओपन कर लूँगा। ये प्रोडक्ट का टेम्पलेट है। अब ये प्रोडक्ट टेम्पलेट सामने आ गया। इसमें जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। मुझे ये प्राइस का कलर चेंज करना है या इस प्राइस के आगे ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं पहले इसको इंस्पेक्ट करूँगा। ये आ रहा है स्पैन क्लास मनी और आगे इसके अंदर प्राइस आ रही है और वो प्राइस आगे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल ए से क्लास इक्वल मनी को सर्च करता हूँ प्रोडक्ट डॉट लिक्विड में। ये मुझे नहीं मिल रहा। अब मुझे यहाँ से प्रॉपर देखना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ बन रही है या कहाँ से ये आ रहा है डाटा इसका। अच्छा जी, इसको टॉप से सर्च करते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। ये साइड बार लगा हुआ है, फिर ये 16 कॉलम है, फिर प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट की इमेज डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पे ये कुछ प्राइस का चक्कर चल रहा है। तो इससे हम ये कुछ क्लास लगी हुई है करंट प्राइस की और ये वाज प्राइस है। इसके अंदर मैं फर्ज करें कि पहले मैं टेस्ट करता हूँ H2 से टेस्ट। ये मैंने यहाँ पे लेटर डाला और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है। ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो इसको मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पे ही मेरा प्राइस की है। तो स्पैन के क्लास करंट प्राइस, इसको मैं स्टाइल लगाता हूँ कलर, ये इनलाइन स्टाइल लगाया है, कलर रेड कर दिया मैंने। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये क्लास ने उसने कलर रेड कर दिया है। इसका मैं साइज बड़ा करता हूँ, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो अगर इसका साइज बड़ा हो गया तो ये प्रॉपर इस तरह से वर्क कर रहा होता है। इसको इंस्पेक्ट करके देखें। इंस्पेक्ट मैंने किया है, यहाँ पे ये ऊपर स्पैन लग रहा है, उसको प्रॉपर। अब ये वहाँ पे क्लास नहीं है स्पैन क्लास मनी, तो ये कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें ये इस स्पैन के अंदर एक और स्पैन लगा हुआ है वहाँ पे इंस्पेक्ट करने से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा है जिससे वो डाटा कहीं से आ रहा है। समझ आई बात की। जावास्क्रिप्ट को भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि वो डाटा कहाँ से आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये अब कलर तो उसने चेंज कर लिया लेकिन साइज उसने नहीं चेंज किया। साइज चेंज करने के लिए हमें इसको टारगेट करना पड़ता है और फिर जाके चेंजेस होती हैं। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। इस तरह से आपको पहले ये आइडिया हो कि इस पे कलेक्शन का वर्क कर रहा है या प्रोडक्ट टेम्पलेट वर्क कर रहा है या इंडेक्स का वर्क कर रहा है। उसके बाद आप उस चीज़ को टारगेट करें, टारगेट करके तलाश करें बैक से, फिर उसमें जाके चेंजेस करें। तो इस तरह से ये आपके टेम्पलेट्स मुख्तलिफ हैं। इसमें जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कलेक्शन का टेम्पलेट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंडेक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये चार टेम्पलेट कार्ड, कलेक्शन, इंडेक्स और प्रोडक्ट ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पेजेस के हैं, पेज मल्टी कॉलम है, पेज नैरो है, पेज नो टाइटल है, ये भी टेम्पलेट्स हैं। ये जो हम यहाँ पे पेज बनाते हैं उनके टेम्पलेट्स हैं, उनके डिज़ाइन है। फर्स्ट करें कि एक मैं नया टेम्पलेट ऐड करता हूँ यहाँ पे जिनके साथ ये पेज का लफ्ज़ आ रहा है, ये पेज के हैं सारे टेम्पलेट। अब मैं एक और बनाता हूँ ऐड न्यू टेम्पलेट। यहाँ पे आप हर किस्म का टेम्पलेट दोबारा से बना सकते हैं। यहाँ से पहले बताना है कि किस चीज़ का आप टेम्पलेट बनाने लगे हैं। इंडेक्स का बना रहे हैं, पेज का बना रहे हैं, प्रोडक्ट का बना रहे हैं, सर्च का बना रहे हैं, कलेक्शन का बना रहे हैं या कार्ड का बना रहे हैं। हमें जो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ती है वो हम प्रोडक्ट का बनाते हैं ज़्यादा या पेज का बनाते हैं।
या कलेक्शन का बनाते हैं। ये तीन हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तीन में से भी बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पेज की बनानी पड़ती है। मैं अब पेज का बनाने लगा हूँ एक कलेक्शन, सॉरी टेम्पलेट। ये मैंने पेज सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई कस्टम पेज डिज़ाइन, ये मैंने उसको नाम दे दिया। इसको मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक किया मैंने, तो ये बिल्कुल ब्लैंक सा आता है। इसके अंदर यहाँ पे पेज का टाइटल आ जाएगा, जो भी पेज मैं बनाऊंगा। इसके अंदर ये जो कमांड है, इसके अंदर आपका डाटा वर्क करता है। बैक पे जो भी डाटा डालेंगे आप इस टेम्पलेट में, वो इस जगह पे डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 वेलकम टू CGS टेक्नोलॉजीज, ये इस तरह से, और ये नीचे उसके ऐड करता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये मैंने एक टेम्पलेट बना दी है। अब मैं एक पेज ऐड करूँगा बैक से जाके। ऑलरेडी अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का ऐड है, ऐड न्यू में पेज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ माई पर्सनल पेज डिज़ाइन। अब इसके अंदर मैं डाटा डालता हूँ, वेलकम टू माई वेबसाइट। ये मैंने डाटा डाल दिया। पेज का टेम्पलेट जो हमने बनाया वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे इस जगह पे। अब जो हमने बनाया था वो ये है, माई कस्टम पेज डिज़ाइन। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरा टेम्पलेट जो मैंने बनाया था वो ऐड हो चुके हैं। अब इसको मैं व्यू करता हूँ, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर के अंदर। इसके अंदर ये जो हेडिंग आ रही है और ये हेडिंग आ रही है, ये बैक से मैंने कोडिंग में ऐड कर दी है। अब जो भी टेम्पलेट, जब जो भी पेज बनेगा और उसके अंदर ये आपका टेम्पलेट लगेगा, तो उसके अंदर ये डाटा लाजमी आएगा। समझ आई बात की कि किस तरह से टेम्पलेट्स वर्क कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप टेम्पलेट बनाते हैं पेज का। बाकी कलेक्शन, इंडेक्स, कार्ड, और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है इनकी। टेम्पलेट समझ आ गई। उसके बाद आते हैं सेक्शन। सेक्शन को फिलहाल स्टडी नहीं करते क्योंकि इसमें सेक्शन अभी है भी नहीं। नए थीम्स के अंदर सेक्शन आए हुए हैं, वो बाद में देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आगे स्निपेट्स। स्निपेट्स फोल्डर में क्या है, ऐसी फाइल्स हैं, ऐसे कोड हैं जिनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी कॉल कर सकते हैं। इनके अंदर लाजमी नहीं है कि एक जैसे हों, हर थीम के अंदर स्निपेट डिफरेंट होते हैं। स्निपेट कॉल कहाँ पे होता है, आप फर्ज करें इंडेक्स के अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ कि स्निपेट कैसे कॉल हुआ है। स्निपेट कॉल कैसे होता है, यहाँ पे कौन सा स्निपेट है जी, अच्छा स्निपेट कॉल कैसे होता है, ये स्निपेट कॉल हो रहा है। याद रखें, ये ब्रैकेट और आगे परसेंटेज साइन और इंक्लूड का लफ्ज और आगे जो भी नाम होगा, इंक्लूड का लफ्ज जहाँ पे आ रहा है तो समझें कि ये जो फाइल है या जो नाम है ये आपके स्निपेट फोल्डर के अंदर है। अब ये प्रोडक्ट माइनस फुल के नाम से है। इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, प्रोडक्ट माइनस फुल के नाम से ये है। डॉट लिक्विड को नहीं देखना, प्रोडक्ट माइनस फुल के नाम से है। तो ये जो भी डाटा इसके अंदर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट माइनस फुल जो आपका स्निपेट है, वो इस जगह पे कॉल हो रहा है। समझ आ गई बात जी? हाँ जी, इंक्लूड से आपको पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, ये आपका स्निपेट है और ये नाम आपने इधर जाके सर्च करना है, तो इससे आपका वो डिस्प्ले हो जाता है। अब फर्ज करें कि मैं एक नया स्निपेट बनाता हूँ माई कोड के नाम से। इसके अंदर मैं अपनी मर्जी की कोडिंग करता हूँ। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ देता हूँ, और ये इस तरह से।
इस स्निपेट को मैंने सेव कर दिया, इसका नाम क्या है, माई कोड है। अब जहाँ पे मैं चाहूँगा इसको कॉल कर लूँ, मैं फर्स्ट करें इंडेक्स पेज पे पहले इसे कॉल करता हूँ। लास्ट में कॉल करने का तरीक़ाकार क्या है कि आप ये परसेंटेज डालें और ये इस तरह से करली ब्रेसेस ऑन करनी है, परसेंटेज ऑन करने हैं दोनों तरफ, और इसके दरमियान में आपने इंक्लूड लिखना है और कॉमे डालने हैं दो इस तरह से, और वो कोड का फाइल का नाम लिखना है जो आपने बनाई है, इंक्लूड माई कोड। इसको मैं जिधर जिधर कॉल करूँगा, इसको मैं फर्ज करेंगे यहाँ पे कॉल करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, मैं इसको इधर कॉल कर लेता हूँ। अब जिधर जिधर मैंने पेस्ट कर दिया वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैंने सेव कर दिया, बनाया मैंने एक दफ़ा है, लेकिन उसको कॉल मैंने डिफरेंट जगह पे किया। कहाँ पे किया, फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे अब जाके मैं देखूंगा वहाँ पे वो जो डाटा था उसका वो वर्क करेगा। ये इस तरह से वर्क कर रहा है, जिधर जिधर वो कॉल हुआ है। ये नीचे भी आ रहा है इस तरह से। लास्ट में देखेंगे फोटो में तो तब भी वहाँ पे भी कॉल कर रहा है। समझ आ गई बात। तो स्निपेट आप बना के अपनी मर्जी की कोडिंग उसमें डालें और जहाँ पे भी उसको रन करेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। समझ आ गई स्निपेट्स क्या होते हैं। तो स्निपेट क्या है, आप ऐसे कोड हैं जिनको आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। आगे आते हैं एसेट फोल्डर। एसेट फोल्डर के अंदर याद रखें कि आपकी CSS की फाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल होती हैं, और जो पिक्चर आप अपलोड करते हैं वो आपकी इधर स्टोर होती है। इसके अंदर आपको फाइल्स में दो तरह की CS नज़र आएंगी। एक जैसे नज़र आ रहा है गिफ्ट कार्ड -SCSS डॉट लिक्विड, ये भी उसी तरह है style.SCSS, और ये दूसरी है IE.CSS। इन दोनों फाइल में जिसके साथ SCSS है और जिसके साथ SCSS है, ये फाइल आपकी नॉर्मल है। इसको अगर आप मैं ओपन करके दिखाता हूँ तो इसमें वैसा ही कोड होगा जैसा आपने ऑलरेडी किया है। ये सारे आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और जो ये कोड है जिसके अंदर SCSS आता है, ये लेटेस्ट है, CSS 3 की कमांड है। इसके अंदर आपकी कंडीशन वर्क करती है, प्रोग्रामिंग वर्क करती है। एक आपकी नॉर्मल CSS होती है जिसमें प्रोग्रामिंग का कोड नहीं चलता। एक आपकी प्रोग्रामिंग वाली फाइल होती है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की बेस पे फर्स्ट करें कि अब यहाँ पे ये कमांड लगी हुई है, इफ सेटिंग यूज कस्टम BG इमेज, तो ये बैकग्राउंड अप्लाई हो, अदरवाइज ये हो। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग वर्क करती है इस फाइल के अंदर जिसके साथ SCSS है। डिफरेंस समझ आ गया इन दोनों फाइलों का। इस फाइल के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं चलती जो नॉर्मल CSS है, जिसके साथ SCSS है उसके अंदर प्रोग्रामिंग आपकी वर्क करती है। सेम इसी तरह जावा जिसके साथ .js होता है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। और इसी तरह इसमें भी दोनों ही डिफरेंस है, यानी JS और SJS की फाइल होगी। JS जिसके साथ ये आइकन होगा वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जिसके साथ ये आइकन होगा वो CSS की फाइल है। और CSS में आपको दो तरह की नजर आएंगी, एक SCSS वाली और एक नॉर्मल CSS वाली। आगे आते हैं, यहाँ पे ये जो फाइल है ये पिक्चर्स फाइल है, जो भी आप अपलोड करेंगे वो बैक पे यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। अब फर्स्ट करेंगे मैं फ्रंट पेज पे थीम कस्टमाइज से इसको मैंने ऑन किया। यहाँ से मैं पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ, ये वाली। अब ये मैंने पिक्चर का कोई भी नाम था जो मैंने डेस्कटॉप से सिलेक्ट किया है, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैं साइट को अगर देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इसमें वो पिक्चर अपलोड हो गई है जो मैंने फ्रंट पे डाली है स्लाइडर के अंदर। स्लाइडर मेरे ख्याल से वर्क नहीं कर रहा अभी, तो इसमें मिसिंग है कोड। लेकिन यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करें इसको, इसमें ये पिक्चर है अभी ये शो हो रही है बैक पे, यानी ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है। ये इस तरह से ये ब्लू आ रही है,
ये दूसरी आ रही है, ये तीसरी आ रही है। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है जो हमने अभी अपलोड की है, इसका फ्रंट पे जो डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी थी, ये इसका नाम था स्लाइड शो -1 के नाम से। अब इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसका नाम ऑटोमेटिकली स्लाइड शो -2 हो गया है। और इसको अगर आप जाके यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो फाइल मुझे कहाँ मिलेगी, मैंने हालांकि इधर अपलोड की थी इस जगह पे। जब यहाँ पे आप फाइल अपलोड करते हैं, जितनी भी आपने सेटिंग देखी है, जो भी आप पिक्चर अपलोड करें, वो कहाँ पे जाती है, वो एसेट फोल्डर में जाती है। अब आप एसेट फोल्डर में जाके देखेंगे तो वो पिक्चर आपको ये स्लाइड शो 2 के नाम से ये कोई पिक्चर नजर आएगी। अब वो पिक्चर एसेट फोल्डर से उधर जाके कॉल हो रही है, वहां पे वर्क कर रही है जहाँ पे उसे डिस्प्ले होना है। उसे वही कमांड है इमेज सोर्स की और आगे जा सकती है। तो इसके अंदर आप पिक्चर्स जो भी अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली इधर डिस्प्ले होगी। समझ आ गई बात की? तो आप इसमें अपनी मर्जी की पिक्चर अपलोड कर लें, ऐड न्यू एसेट। आप CSS की फाइल बना लें, जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लें, उसका नाम यहाँ पे दे के क्रिएट कर लें, या कोई भी फाइल CSS की, जावास्क्रिप्ट की आप चूज फाइल से सिलेक्ट करें और उसको अपलोड कर लें। इसको मैंने अपलोड कर लिया, ये पिक्चर अपलोड होगी। इस तरह से एसेट फोल्डर के अंदर याद रखें कि आपकी CSS की फाइल होंगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी और उसके बाद पिक्चर्स होंगी जो भी अपलोड करेंगे, ये एसेट फोल्डर में होगा। कॉन्फ़िग के अंदर दो फाइल्स होती हैं, सेटिंग डाटा जेसन और सेटिंग स्कीमा जेसन। सेटिंग डाटा के अंदर आपके वेरिएबल्स बन रहे होते हैं, यानी मुख्तलिफ ये कमांड्स हैं जिनसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वक्ती तौर पे आपका डाटा स्टोर कर लेते हैं, फिर वो आगे डिस्प्ले करते हैं कहीं भी। तो ये वो है, लेकिन इसको हम स्टडी नहीं करेंगे ना ही हमने, लेकिन सेटिंग स्कीमा को हम स्टडी करेंगे। सेटिंग स्कीमा में क्या है, ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी फाइल है, जावास्क्रिप्ट का कोड है यहाँ पे जेसन। और इससे क्या चीज़ बन रही है, इससे आपकी ये सारी सेटिंग बन रही है जिससे आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कल एक नया सेक्शन बनाएंगे चेकआउट के नीचे, और उसके अंदर हम पिक्चर का ऑप्शन रखेंगे, पिक्चर अपलोड करने का, टेक्स्ट डालने का, या कोई और ऑप्शन है। तो कल इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो वो इसके अंदर कोडिंग होती है जेसन लैंग्वेज, इसको मैं बताऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रही होती है जेसन लैंग्वेज, इसको स्टडी करेंगे कल इंशाल्लाह। तो कॉन्फ़िग के अंदर दो फाइल हैं जेसन की, ये जावास्क्रिप्ट की एक कह सकते हैं लाइब्रेरी है। लोकल्स के अंदर लैंग्वेज है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज वर्क कर रही है, जैसे कि ये डी कोई होगी, EN इंग्लिश बन रहा है, ES है, ये फ्रेंच बन रहा है, मुख्तलिफ किस्म की है। तो जो हमारी अभी इस थीम के अंदर लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट है वो ये वाली है, EN डॉट डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर ये लैंग्वेज के वाले से कोड बनाया गया, और ये भी जेसन के अंदर ही है, डॉट जेसन लैंग्वेज है। इसको कल स्टडी करेंगे कि जेसन क्या होता है। आज आपने स्टडी किया ये फोल्डर और उनकी फाइल वगैरह जो वर्क कर रही होती है। स्निपेट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेम्पलेट के अंदर 4-5 फाइलें मैंने बताई हैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है। एसेट फोल्डर इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िग के अंदर सेटिंग स्कीमा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आज स्टडी कीजिएगा।